नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछली क्लास में रासायनिक संयोजन के नियम देखे कि किसी भी रासायनिक पदार्थ का संयोजन होता है तो उसमें कौन कौन से नियमों का उपयोग होता है, कौन से नियमों के अंतर्गत उस यौगिक का निर्माण होता है, जिसमें 5 नियम हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने दिया और परमाणु के लिए दिया। तो सबसे पहली बात है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, कब इन्होंने दिया और इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है और फिर इसकी कमियां क्या है। तो सबसे पहले बात करें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। तो परमाणु सिद्धांत 1 नंबर का प्रश्न पूछे तो इसका प्रतिपादन है वो 1808 में जॉन डाल्टन ने किया। पूरा नाम है डाल्टन का जॉन डाल्टन। तो 1 नंबर का प्रश्न आए कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया, जिसकी प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार है। जॉन डाल्टन ने परमाणु की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी, वो इस प्रकार की दी। सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि परमाणु शब्द है वो ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है न कटने वाला कण। तो पहली अवधारणा है इनके अनुसार परमाणु शब्द, परमाणु को इंग्लिश में पढ़ते हैं एटम, परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एटोमियो एटोमियो से हुई, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ देखो तो कहते इसका अर्थ है न कटने वाला कण। एटम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कह दो भले ही एटोमियो से हुई है, जिसका मतलब होता है न कटने वाला कण। तो इसके आधार पर उन्होंने परमाणु को परिभाषित किया कि द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। उसे परमाणु कहते हैं। न कटने वाला कण होगा जिसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हो, उस न कटने वाले कण को कहते हैं परमाणु। अगली बात कही इन्होंने कि परमाणु शब्द है या परमाणु जो है वो द्रव्य का मूल कण है। तो आप ये कह सकते हो परमाणु द्रव्य का मूल कण होता है, जिसमें द्रव्य के सभी गुण उपस्थित होता है। परमाणु है द्रव्य का मूल गुण होता है, मूल लक्षण होता है, जिसमें द्रव्य के सभी गुण उपस्थित होते हैं। अगली बात उन्होंने कही, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट। किसी अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हो उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो। इसे केवल एक रूप से
दूसरे रूप में बदला जा सकता है। डोल्टन कहता है परमाणु को आप किसी अभिक्रिया में न तो नष्ट कर सकते हो, न कोई नए परमाणु का निर्माण कर सकते हो। जो अभिकारक में परमाणु है वही उत्पाद में होंगे, केवल उनका रूप परिवर्तित होगा। अगली बात कही उन्होंने कि तत्व आपने द्रव्य के वर्गीकरण में पढ़ा कि तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं, तो आप ये कह सकते हो तत्व के सभी परमाणु, तत्व के जितने भी परमाणु बनेंगे सभी परमाणुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, तत्व के सभी परमाणुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान प्रकार के होते हैं, समान होता है। और इसलिए समान होंगे क्योंकि कोई भी तत्व लोगे उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या सारे समान होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान है, इस कारण उसके रासायनिक गुणधर्म समान है। द्रव्यमान संख्या समान है, इस कारण उसके भौतिक गुणधर्म समान है। भौतिक गुणधर्म निर्भर करते हैं तत्व की द्रव्यमान संख्या पर, और रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगली बात करें, अगर तत्व नहीं लेकर के यहां पर आपने ले लिया यौगिक, तो यौगिक जानते हैं दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब होता है। तो आप ये कह सकते हो यौगिक के सभी परमाणुओं, सभी परमाणुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होता है, असमान होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि उसकी द्रव्यमान संख्या, उसमें प्रोटॉनों की संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग प्रकार की होगी। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हुई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। वापस देखना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1808 में जॉन डाल्टन ने किया, जिसकी प्रमुख महत्वपूर्ण अवधारणाएं इस प्रकार की है। सबसे पहली बात कही उन्होंने, परमाणु को न, परमाणु शब्द की उत्पत्ति है वो एटोमियो शब्द से बनी है। फिर उन्होंने परमाणु को परिभाषित किया कि द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात न कटने वाला या अविभाजित कण होगा उसे परमाणु कहते हैं। फिर अगली बात कही, परमाणु में तत्व के सभी गुणधर्म उपस्थित होते हैं, इस कारण परमाणु द्रव्य का है या तत्व का है वो मूल गुणधर्म होता है। अगली बात की, किसी भी अभिक्रिया में परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते हो न नष्ट कर सकते हो। जो परमाणु अभिकारक में होंगे वही परमाणु उत्पाद में होंगे। जैसे हम एक इसका उदाहरण देकर के देखें तो आप ये कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने कार्बन का दहन किया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, जल वाष्प प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस तरफ कार्बन का परमाणु एक है तो इस तरफ भी एक होगा, इस तरफ ऑक्सीजन दो है तो इस तरफ भी ऑक्सीजन दो होंगे। रूप चेंज हुआ, इस तरफ कार्बन और ऑक्सीजन है, उस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात करें तत्व की, तो तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आपने सोडियम का टुकड़ा लिया, सोडियम तत्व है तो इसमें सभी परमाणु है वो किसके हैं, सोडियम का है। जितने भी परमाणु होंगे सोडियम के होंगे। उसमें अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अगर उनके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान संख्या देखोगे, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 23 होगी। तो इनकी संख्या समान है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी परमाणुओं में 11-11 है, द्रव्यमान संख्या सभी परमाणुओं की 23 है, इस कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। अगली बात करें यौगिक, तो यौगिक में परमाणु अलग अलग प्रकार के होंगे। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते, इसका उदाहरण आपने इस प्रकार से ले लिया, आपने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ दो तरह के एक तत्व है, अणु है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक परमाणु है कार्बन का, एक परमाणु है ऑक्सीजन का। कार्बन में अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो कार्बन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6।
और अगर इसकी द्रव्यमान संख्या देखोगे तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या होती है 12। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। और द्रव्यमान संख्या देखोगे तो इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 16। इन दोनों ही तत्वों की कंपैरिजन करके देख सकते हो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले परमाणु में कितनी है 6, दूसरे परमाणु में कितनी है 8। तो ऐसा संभव नहीं है कि अगर कोई यौगिक है तो उसके परमाणु अलग अलग है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, उसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इस कारण उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। ये तो हुई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं। अब हम बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष क्या है। डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया उसकी कमियां क्या है या उसके दोष क्या है। तो पहली परमाणु सिद्धांत की कमी है, ये गैसीय आयतन के नियम का पालन नहीं करता है। गैसीय आयतन नियम का पालन नहीं करता। गैसीय आयतन के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी कमी है परमाणु और अणु में, परमाणु और अणु में विभेद नहीं करता। और तीसरी इसकी कमी है परमाणु के संयोजन को नहीं समझाता। परमाणु का संयोजन है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयोजित हुआ तो उनके बीच में कौन सा बंध बनेगा, उस नियम की ये पालना नहीं करता है। तो ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं और उसकी कमियां। अब इससे आगे देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। तो इससे संबंधित जो सारे प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार के बनेंगे। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए कौन से समस्थानिक का उपयोग करते हैं, एसआई पद्धति ने किस समस्थानिक को माना है, परमाणु द्रव्यमान को हम परिभाषित कैसे करते हैं, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसकी इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले बात करें परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए या परमाणु द्रव्यमान को हम परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ये प्रदर्शित करता है कि वह तत्व कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो इसको परिभाषित आप ऐसे कर सकते हो कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ये प्रदर्शित करता है कि ये प्रदर्शित करता है कि वह तत्व कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ये प्रदर्शित करता है कि वह तत्व कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो हम इसको इस प्रकार से सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर, परमाणु द्रव्यमान बराबर कह सकते हो या तत्व का परमाणु द्रव्यमान कह सकते हो बराबर परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, द्रव्यमान की बजाय मैं ये लिख दूं परमाणु भार, अपन कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का कौन सा भाग, 1/12वां भाग। कार्बन 12 समस्थानिक का द्रव्यमान कितना होगा 12, 12 में 12 का भाग दोगे क्या जाएगा 1। तो परमाणु भार है वही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये तो परमाणु द्रव्यमान की हो गई परिभाषा।
अगला इससे संबंधित बढ़ता है, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए कौन कौन से समस्थानिक काम में लिए जाते हैं? कौन कौन से समस्थानिक इसमें प्रयुक्त होता है? तो परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए 3 समस्थानिक काम में लेते हैं। एक समस्थानिक काम में लिया जाता है प्रोटियम, जिसको आप पढ़ सकते हो 1H1। एक समस्थानिक काम में लिया जाता है कार्बन 12, कार्बन का, और कार्बन में कौन सा परमाणु क्रमांक? तो 6, द्रव्यमान संख्या 12। और तीसरा परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक है वह है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन 16, परमाणु क्रमांक तो है 8 और द्रव्यमान है वो 16। प्रोटियम से परिभाषित करोगे तो प्रोटियम का पहला भाग 1 गुना, प्रोटियम से कितना भारी है। कार्बन से करोगे तो कार्बन का 1/12वां भाग। ऑक्सीजन करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान है? 16, तो कौन सा भाग हो जाएगा? 1/16वां भाग। ऑक्सीजन समस्थानिक से लिखोगे तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ये प्रदर्शित करता है कि वह तत्व ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16वें भाग से कितने गुना भारी है। ये परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए 3 समस्थानिक काम में लेते हैं। ये एसआई के अनुसार परिभाषा हो गई, ये उसके अनुसार हो गया सूत्र। अब इसके बाद में हम बात करें तो वो करें परमाणु द्रव्यमान की इकाई। परमाणु द्रव्यमान की इकाई, परमाणु द्रव्यमान की अगर हम इकाई की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, और पूरा मान है एटॉमिक मास यूनिट। क्या इकाई है? एटॉमिक मास यूनिट। किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? एमयू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसको एसआई ने एक शब्द के रूप में प्रदर्शित किया, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो एकीकृत इकाई, यूनिफाइड मास, म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है एकीकृत इकाई। और जिसको किसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं? म्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये परमाणु द्रव्यमान की हो गई क्या? इकाई। अगला इससे संबंधित प्रश्न बनता है वो है तत्व का वास्तविक द्रव्यमान। किसी तत्व का वास्तविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? किसी तत्व का वास्तविक द्रव्यमान तो निकालने का सूत्र होता है तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान अपॉन अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। अगर वास्तविक द्रव्यमान में वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करना, तत्व के द्रव्यमान में अवोगाद्रो संख्या का भाग दोगे, अवोगाद्रो संख्या को प्रदर्शित किया जाता है Na के द्वारा। अगर हम यहां पर बात करें कार्बन की, कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान, कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान, ओके, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 अपॉन अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? Na के रूप में प्रदर्शित करते हैं, मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर इसका इसके अंदर भाग दोगे, इसका इसके अंदर भाग देने पर आपको मान प्राप्त होगा 1.99265 इंटू 10 की पावर -23 इकाई हो जाएगी इसकी ग्राम। ये आ जाएगा कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान। अगर आपको किसी और तत्व का निकालना है तो और तत्व का निकालोगे तो उस तत्व के द्रव्यमान में किसका भाग देना है? अवोगाद्रो संख्या का भाग देना। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो ये बनता है एक एमयू किसके बराबर होता है? एक एमयू का मान पूछ ले किसके बराबर होता है? तो अगर आपको एक एमयू निकालना है तो उसके लिए आप इस प्रकार का सूत्र काम में ले सकते हो। जैसे हम कार्बन समस्थानिक से निकालते हैं तो कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान, कार्बन का वास्तविक
द्रव्यमान, जो भी वास्तविक द्रव्यमान होता है उसमें आप भाग दे दोगे कार्बन के द्रव्यमान का। कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है? 1.99265 इंटू 10 की पावर माइनस का 23। भाग किसका देना है? भाग देना है 12 का। अगर दोगे तो मान कितना आ जाएगा? इसमें 12 का अगर आप भाग दोगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 1.6604 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये एक एमयू को किस में परिवर्तित कर लोगे आप? ग्राम में परिवर्तित कर लोगे। एक बार वापस देखना, महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान परिभाषित कैसे करोगे कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यह प्रदर्शित करता है कि वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए कौन कौन से समस्थानिक काम में लेते हैं? तो हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का लेते हैं। कौन सा लेते हैं वो हो गया। सूत्र क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु भार अपॉन कार्बन 12 का समस्थानिक का द्रव्यमान इंटू 1/12वां भाग। इसकी इकाई क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। एसआई के रूप में करोगे तो एकीकृत इकाई यूनिफाइड मास म्यू के द्वारा प्रदर्शित करोगे। वास्तविक द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान में आओगा तो संख्या का भाग दे दोगे। जैसे कार्बन का अधिकांशतः पूछा जाता है, वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है? 1.9265 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। एक एमयू कितने ग्राम के बराबर होता है? तो एक एमयू को ग्राम में परिवर्तित करोगे। जैसे कार्बन से हमने निकाला तो कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान अपॉन कार्बन का द्रव्यमान। किसी और से निकालोगे तो वो लिख दोगे, क्योंकि वास्तविक द्रव्यमान हमने कार्बन का निकाला, ये रहा। द्रव्यमान होता है 12, भाग दोगे तो मान आ जाएगा 1.6604 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये एक एमयू का किसमें परिवर्तन हो गया? ग्राम में परिवर्तन हो गया। अब हम देखते हैं आगे। ये तो हुआ परमाणु द्रव्यमान, उसकी इकाई और एक एमयू किसके तुल्य होता है। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान में औसत परमाणु द्रव्यमान। अगर परमाणु के समस्थानिक है वायुमंडल में तो उनके लिए परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो वो है औसत परमाणु द्रव्यमान। तो औसत परमाणु द्रव्यमान निर्भर करता है अपेक्षित बाहुल्यता पर। अपेक्षित बाहुल्यता, या आप ये कह सकते हो प्रतिशत मात्रा। अपेक्षित बाहुल्यता का मतलब होता है उसका अनुपात, उसके अनुपात का रेशियो या प्रतिशत मात्रा मुक्त अवस्था में कितनी उपस्थित होती है, उस पर निर्भर करता है औसत परमाणु द्रव्यमान। अगर हम इसके निकालने की बात करें तो आप ये कह सकते हो औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इंटू अपेक्षित बाहुल्यता, अपेक्षित बाहुल्यता प्लस परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इंटू अपेक्षित बाहुल्यता, अपेक्षित बाहुल्यता अपॉन जितने भी परमाणु होंगे उनको आप अपेक्षित बाहुल्यता से गुणा कर लोगे अपॉन कुल अपेक्षित बाहुल्यता, कुल अपेक्षित बाहुल्यता, कुल प्रतिशत मात्रा या कुल अनुपात। ये औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। किस प्रकार से निकाल सकते हो? तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। क्लोरीन, जिसको हम Cl के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के दो समस्थानिक Cl35 व Cl37 की अपेक्षित बाहुल्यता क्रमशः
75% व 25% भी ले सकते हो। और अपेक्षित बाहुल्यता का अनुपात ले लेते हैं हम यहाँ, अपेक्षित बाहुल्यता अनुपात 3:1 है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, इसका औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो हमें जानकारी में है कि किसी तत्व का Cl का औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर Cl35 का द्रव्यमान इंटू उसका अनुपात, कितना अनुपात है 3, प्लस Cl37 का द्रव्यमान इंटू उसका अनुपात कितना है 1 अपॉन कुल अनुपात कितना हो गया, कुल अनुपात हो गया 3 + 1। तो किस प्रकार से निकालोगे, तो ये निकल गया 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन 3 + 1 कितने हो गए 4। सरल किया तो 35 को 3 से गुणा कर लो 15, 1 9 1 10 105 प्लस 37 अपॉन 104 ने केवल 4। अब इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 142, 142 भाग किसका देना है 4 का, कितनी बार गया 3 बार, फिर 5 बार 20 और फिर 5 बार 5 चौक 20। इकाई क्या होती है म्यू। ये Cl का औसत परमाणु द्रव्यमान आ गया 35.5 म्यू। ये होता है औसत परमाणु द्रव्यमान। अब औसत परमाणु द्रव्यमान के बाद में आता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान या आप ये भी कह सकते हो सूत्र का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो अणु किसे कहते हैं, परमाणु परस्पर संयोजित होकर के अणु या यौगिक का निर्माण करेंगे। तो आणविक द्रव्यमान को भी परिभाषित करते हो तब तो आप ऐसे पढ़ सकते हो किसी तत्व का आणविक द्रव्यमान ये प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का द्रव्यमान या उस अणु का आणविक द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। क्योंकि जब भी द्रव्यमान की गणना करोगे 3 समस्थानिक काम में ले सकते हो, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन का या कार्बन का या ऑक्सीजन का। SI किसको मानती है कार्बन को, तो आप कार्बन के द्वारा उसको परिभाषित कर सकते हो। दूसरे शब्द में आणविक द्रव्यमान के तो अणु किसे कहते हैं, परमाणु परस्पर मिलकर के अणु का निर्माण करेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान का आप योग कर लोगे वही क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो परिभाषा के तौर पर तो कार्बन 12 से दे सकते हो आप कि द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना भारी है। और दूसरे शब्द में ये कह सकते हो परमाणु द्रव्यमान का योग, परमाणु द्रव्यमान का या परमाणु भार का, परमाणु द्रव्यमान का योग, जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का योग कर लो। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे एक आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान अणु ही है। दूसरा उदाहरण लिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का द्रव्यमान। कैसे निकालोगे आणविक द्रव्यमान, तो इन दोनों के लिए देखना। पहले है कार्बन का आणविक द्रव्यमान, तो इसमें लिखोगे कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 2। कार्बन का द्रव्यमान कितना, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। 16 को 2 से गुणा कर लिया कितने हो गए 32। मीन्स क्या मान आ गया 12 + 32 जोड़ दिया तो कितना हो गया 44। इकाई क्या होती है म्यू। फिर H2SO4 का द्रव्यमान, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का पहला परमाणु संख्या में कितना है 2, प्लस गंधक का एक परमाणु है सल्फर का प्लस 4 परमाणु है किसके है ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन। कोष्टक में उसका द्रव्यमान लिख दो और बाहर उसकी संख्या लिख दो। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, गंधक का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 32, ऑक्सीजन के 4 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है 16। जोड़ लोगे 2 को 1 से गुणा कर लिया कितने हो गए 2, प्लस
32 प्लस 16 चौक 64, जोड़ लोगे इन सब का योग कर लोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 98 म्यू। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछ ले सूत्र का द्रव्यमान, किसका पूछ ले, सूत्र का, हम यहाँ एक सरल शब्द में लिखते हैं सूत्र का द्रव्यमान, वही आणविक द्रव्यमान में सूत्र में क्या होंगे, आयन होंगे, तो आयनों के द्रव्यमान का योग, आयनों के द्रव्यमान का योग, और परिभाषित करोगे कार्बन 12 समस्थानिक को लेकर के करना है। उस सूत्र का द्रव्यमान ये प्रदर्शित करता है कि वह सूत्र कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। अगर लिखेंगे हम तो यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, NaCl का द्रव्यमान, तो एक तो हो जाएगा Na का, दूसरा किसका हो जाएगा, Cl का। Na का कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 58.5, इकाई क्या हो जाएगी म्यू। केवल यहाँ आयन है और यहाँ सहसंयोजक यौगिक है, यहाँ आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है तब सूत्र पढ़ लोगे, सहसंयोजक यौगिक है तो आणविक यौगिक पढ़ लोगे। ये हुई आज की क्लास। अब वापस एक बार देखना, सबसे पहले आपने क्या देखा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और उसकी अवधारणा तथा उसकी कमियां महत्वपूर्ण है। फिर नंबर 2 पर क्या देखा, परमाणु द्रव्यमान, तो गणना करने के लिए कौन कौन से समस्थानिक काम में लिया जाता है, परिभाषा क्या है, फिर उसकी इकाई क्या है, फिर औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, फिर आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, फिर सूत्र का द्रव्यमान किस प्रकार से निकालता है, 1 mu कितने ग्राम के बराबर होता है, किसी तत्व का वास्तविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज की क्लास में हमने देखा। ये सब आपकी जानकारी में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।